मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति मुल्क से बाहर रहते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाज़ार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सिर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसे कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और उसने मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखी थी। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हो। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको सुकून करना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर हैरान हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयंकर मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे शोहर की नौकरी बाहर के मुल्क में थी। वो साल में बस कुछ महीनों के लिए ही आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस दौरान में उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में है। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा, अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता था? मैं और माँ, मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली के दूरी का था। लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत बड़ा भारी बोझ डाल चुका हो। हम दो ही व्यक्ति थे घर में, दूसरा तो कोई नहीं था। एक मैं और दूसरा कुणाल। मेरा दिमाग सोचने में कमज़ोर हो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? कुणाल मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपने घर का गेट खोलकर मैंने अब कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं डोर बेल बजाई। कुणाल ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाना पर बहुत इंतज़ार किया था, लेकिन फिर मुझे बहुत भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से मेरे ही पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात का कोई एतराज़ नहीं था। कुणाल के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बड़े खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं सताएगी। मौसी कहाँ खो गई? कुणाल की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सिर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं कुणाल से यह कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बैठ गई। मैंने सोच ख़त्म हो चुकी थी। कुणाल मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी? मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और दीदी सबसे बड़ी। जब उसकी शादी हुई तो मैं उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी और जब कुणाल पैदा हुआ मैं 10 साल की थी। कुणाल पर शक नहीं कर सकती थी, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में था, मेरा सारा शक कुणाल पर ही जा रहा था, क्योंकि मेरे और कुणाल के अलावा घर में कोई तीसरा आदमी था ही नहीं जिस पर मुझे शक हो। मैं अपना सिर दोनों हाथों से लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से कुणाल मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत खुशी होती हूँ। क्या कुणाल मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद मुझे कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरे आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने नाकाम हो जा चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी खाला हूँ,
यानी कि माँ की बहन मतलब माँ ही हुई ना, तो वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। जैसे कि वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है, कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए मान सकता है। मैं बहुत रो रही थी, इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हालत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में दीदी के साथ में रहता था तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोती जुबान से मुझे मौसी के बजाय मौस मौस कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो दीदी की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरा था। जब मेरी शादी होने लगी वाली थी तब वो तो नया नया कॉलेज में गया था। कुणाल कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी है, और वो ये लंबे चौड़े से ऊपर से ही भी बड़े गुस्से वाला। कुणाल कहता, अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे, आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर एक वक्त वो मुझे छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ आया तो मुझे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसाता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता था कि मुझे लगता है कि अंकल ने परदेश में किसी मैम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे बारे में ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी, तभी कुणाल मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का ग्लास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही खौफ रहता। मैं अकेली उस वक्त कुणाल के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूँ डरा हुआ देखकर हैरान हो गया, और बाद में इतनी घबराहट हो रही थी कि सब खैर तो है ना, ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। कुणाल ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे से उसको कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वह घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे सख्त लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो, तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं जानती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सिर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे से के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम कर लो, और हाँ, दूध ज़रूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ उसने मुझे दोबारा से दूध पीने के लिए कहा कि वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुली हुई थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके अपने कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब कुणाल मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतज़ार कर के तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊँ कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा कुणाल का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे में दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। वह तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और देवे पाँव अपने कमरे में आ गई। जब दीदी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था, वो कहने लगी, कुणाल शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो ना कि इस हक
मैं नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के लड़के होते हैं। मेरा कुणाल सीधा साधा सा है। कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरी नशों का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो ना हमने कैसे इसकी देखभाल की है। जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ भी बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम इसे अपने घर में रख लो तो मुझे राहत रहेगा। उस वक्त तो मैंने बड़ी सी हामी भर ली थी कि कुणाल मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वह मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में तो कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसका पीठ थी, इसलिए वह इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी थी। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे पूरा यकीन है कि वह नशा वाला सिगरेट पीने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मैं अपनी दीदी से कैसे कहूं कि कुणाल किस किस्म का लड़का है। मेरी दीदी दिल का मरीज़ है। अगर वह सच जानती कि कुणाल मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाएगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुणाल को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक कर लिया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धमकाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोली। तब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा कुणाल मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुंह पर रोब जमाकर पूछना तो मुझे दबा के ही रख दिया। वो होता कौन था मुझे इस लहजे से बातें करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी लबक ना पूरी होने की वजह से वो यूँ उखड़ा सा मुझे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे यूँ पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वह कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे से बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत कीजिए करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखे लहजे से कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति मुल्क से बाहर चले जाते तो वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझसे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाज़ार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते थे कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं कभी कभी उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से कुणाल आया था मैं हर काम कुणाल से ही कहती थी। मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन मुझसे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं शीतल से कैसे कहूँ और क्या कहूँ। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी ना किसी औरत की तो ज़रूरत थी ही, वह भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर दीदी को यह मैं सच बताती तो वह सह ना सकती। अगर पति से सब कहती तो वो मुझे अपनी पत्नी ना मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कश्मकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने शीतल से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, इसलिए वह मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वह मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई थी और उससे कहा कि वह मेरा यह काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूँगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही कुणाल से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती।
इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। यह क्या कह रही है? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे कुणाल की मेरे लिए फ़िक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले भी अकेली रह रही थी। जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वह जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई थी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहती थी। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरा में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि मैं एक शख्स को देख भी नहीं पा रही थी। जब ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है, मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल में मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले ही मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। जब अब तो मैं बदहज़ सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, इस शख्स ने साइड पर रखा लैंटर्न ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मेरे होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। मेरा पति कब घर आ गए थे, वह भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा था, कुणाल ने दरवाज़ा खोल लिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी। यहाँ कौन है, कौन गैर था जो तुम्हें दरवाज़ा लॉक करके सोना था? अपने पति की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए अपने पति के गले लगकर मैं बहुत बेहद से रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देखकर समझने लगे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसीलिए यूँ उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पति अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन उनके मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि इनका क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशानी से बाहर लॉन में आई बैठी थी, तभी कुणाल किचन से निकला। वह अपने लिए नाश्ता बना के टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज़? मैंने उसे नफ़रत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसे मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मौसी कहती और दूसरी तरफ मैं ये सब शक शक कहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना लिहाज के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, क्या कह रही हो आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझ पर बात कर रही हैं? कुणाल की बात पर मुझे उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। रोहन अभी भी सो रहे थे। अलमारी से अपनी रिपोर्ट निकाल ली और कमरे से बाहर आ गई। कुणाल अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकरा कर ज़मीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो। और अपनी गंदी चेहरा लेकर रोहन से उठने से पहले दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबे दबे लहजे से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पति को इस बात की भनक भी लगे। कुणाल ने रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे पर बदहज़मी सी छा गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता,
रोहन आंगन आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधे कुणाल के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ में लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, रोहन तो मुझे तलाक ही दे देगा। मैं पूरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। रोहन बड़ी प्यार से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह निकल ही गई थी। कुणाल भी वहीं खड़ा था। मैं रोहन को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरी कोई कसूर नहीं है। कुणाल मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ नहीं पता। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े रोहन से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनाहगार हो और ना ही कुणाल ने ऐसा कुछ किया है। तुम इसके किरदार पर शक मत करो। बस एक अलग रिपोर्ट के अदल बदल है। ये सब गलत फहमी है। कुणाल की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था। बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, मौसी आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ और आप में मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। तो आप मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपनी बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसीलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपकी भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ थी तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर अपनी बातों को बोल रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के खिलाफ़, ये नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो ऐसा ना होता।